आपका स्वागत है क्लास 12 ज्योग्राफी रैपिड रिवीजन की एक और बहुत ही शानदार वीडियो में। आज हम करने वाले हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन का रैपिड रिवीजन। सबसे पहले नाम को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन की बात करने वाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया में हमें कैसा देखने को मिलता है, पॉपुलेशन की ग्रोथ पॉजिटिव हो रही है या फिर नेगेटिव हो रही है, डेंसिटी किस इलाके में किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, कंपोजिशन क्या है, लोग क्या काम करते हैं, कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, एज ग्रुप में कैसे डिवाइडेड है, मतलब पॉपुलेशन रिलेटेड जो कुछ भी आप सोच सकते हैं वो सब इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। आराम से वीडियो को एंजॉय करिएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आपको आने वाला है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। बिना किसी देरी के इस चैप्टर को चालू करते हैं। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। हम सभी को पता है कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज। हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि इस पर तो अब हमें बात ही नहीं करना चाहिए। आप चले जाइए अपने सिटी में, कोई ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करिए जहां पर आपको लोग ना मिले, पॉसिबल ही नहीं है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे यहीं हमें देखने को मिल रही है। टोटल पॉपुलेशन 2011। अब आप बोलेंगे कि बार बार हम 2011 की बात क्यों कर रहे हैं, इतने साल बाद की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। रीजन सिंपल है, हमारे जो लास्ट सेंसस हुए थे, जो हमारे लेटेस्ट सेंसस हुए थे वो 2011 में ही हुए थे। इसके बाद सेंसस नहीं हुए, कोविड आ गया था और उसके बाद अभी तक नहीं हो पाए, इसलिए हम 2011 की बात करते हैं। अगर आप बहुत फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी एनसीईआरटी से डेटा एक बार बस मैच कर लेना, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो 2011 की अगर बात करते हैं तो हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 1210 मिलियन। अब आप समझ लीजिए कितनी पॉपुलेशन है। अब तो ये कितनी पहुंच चुकी होगी आप वो भी सोच लीजिए। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ अमेरिका कोई कंट्री नहीं है, कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिका कोई कंट्री नहीं है, कॉन्टिनेंट है। मतलब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इन कॉन्टिनेंट से भी ज्यादा है, आप सोच लीजिए। तो नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, इन सबकी पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो भाई पॉपुलेशन डेटा हमें मिलता कैसे, हम कैसे पता करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सेंसस हम इकट्ठा करते हैं डेटा, पूरे इंडिया में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इससे हमें आइडिया लगता है। हर 10 साल में ये करा जाता है। पहला जो सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था, याद रखिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में, सीयूटी में, एमसीक्यू में आ ही जाता है। उस समय ब्रिटिश रूल इंडिया में चल रहा था। लेकिन जो पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था, जहां पर हम बोल सकते हैं कि भाई ऑफिशियली सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से हुआ, वो हमें 1881 में देखने को मिला। तो पहला सेंसस अगर पूछा जाता है तो 1872, लेकिन पहला कंप्लीट सेंसस पूछा जाता है तो 1881। तो 2011 में अभी हमारा फिर लेटेस्ट हुआ है। इसके बाद अब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉपुलेशन इंडिया में। तो इंडिया में हाईली अनइवन पैटर्न देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि इस स्टेट में भी 50,000 लोग रहते हैं तो यहां पर भी 50,000 रहते हैं, हालांकि इतने कम तो कहीं पर भी नहीं है, बट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। बहुत अनइवन है, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर बहुत ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर बहुत ज्यादा कम। वो स्टेट्स जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पहले ही क्लियर कर देता हूं, इससे पहले आप बोलें, इस चैप्टर में भर भर के डेटा है। एक्सप्लेनेशन कम है, डेटा ज्यादा है। डेटा को एक्सप्लेन करने का कोई तरीका नहीं होता है, एज इट इज आपको दिखाना पड़ता है। हो सकता है वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि यार सब कुछ दिमाग से निकल रहा है, लेकिन टेंशन मत लेना। एक बार अगर आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लेते हो और उसके बाद बस डेटा को रिवाइज करते रहते हो तो इस चैप्टर में मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। तो ये कोशिश मत करना कि एकदम से सब कुछ आपको बनने लगेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स, वरना कंफ्यूजन होगा। वो स्टेट्स जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहां पर भाई सबसे टॉप पे हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश आ जाता है। इसके बाद फिर महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल आ जाते हैं। अगर हम टॉप 10 स्टेट्स की बात करते हैं तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, यहां पर हमें इंडिया की 76% पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। सिर्फ 10 स्टेट में 76% पॉपुलेशन। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यार, अगर आप ज्योग्राफी स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो आपसे बनना चाहिए, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज है, कमेंट में जरा आप मुझे बताना। पता तो लगे कि आप लोग का जीके बेसिक लेवल का भी स्ट्रांग है या फिर नहीं है। तो 76% बाई पॉपुलेशन हमें यहीं पर देखने को मिल जाती है, सिर्फ इन टॉप 10 पॉपुलस स्टेट्स में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वो स्टेट्स की जिनका एरिया तो बहुत बड़ा है, जैसे कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पे कितनी पॉपुलेशन है,
सिर्फ 0.11% पूरे इंडिया की। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ 1.0%, उत्तराखंड में 0.84%। तो अनइवन है। अब ऐसा नहीं है कि एरिया ज्यादा है तो पॉपुलेशन भी ज्यादा हो जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। हो सकता है एरिया ज्यादा हो लेकिन पॉपुलेशन हमें कम देखने को मिल जाए। इसके बाद वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब क्या वो फैक्टर हैं जिसके कारण पॉपुलेशन हमें ज्यादा देखने को मिलती है कुछ जगहों में। पहला पॉइंट आता है, एग्जाम में भी आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, फिजिकल फैक्टर्स। क्लाइमेट कैसा है, टेरेन मतलब वहां का लैंड क्या है, लैंड के फीचर्स क्या है। उसके बाद पानी है नहीं है, ये प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स है, मतलब यही डिटरमाइन करते हैं कि भाई यहां पर लोग रहना पसंद करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो जैसे कि अगर हम हाई कंसंट्रेशन एरियाज की बात करते हैं जहां ज्यादा हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हो गए, डेल्टास। डेल्टास मतलब क्या होता है, जो रिवर का माउथ होता है, मतलब जहां पर रिवर ओशन या फिर सी से मिलती है, वहां पर बहुत सारे रिवर ना सेडिमेंट्स लेकर आता है, क्योंकि ऊपर से आ रहा है तो सिल्ट सैंड वगैरह सब कुछ वहां पर आता है, वहां पर लैंड फॉर्म्स वगैरह बन जाते हैं। इनका शेप ना ट्रायंगुलर फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो ये एक ग्रीक लेटर होता है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, ट्रायंगुलर फॉर्म में, इसलिए इसका नाम डेल्टा पड़ गया है। फिर इसके बाद हमारे कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं। अब आप बोलोगे यहीं पर ज्यादा पॉपुलेशन क्यों देखने को मिलती है, आगे अभी हम चैप्टर में इसको कवर करेंगे। फिर डेवलपमेंटल फैक्टर भी होते हैं, डेवलपमेंट होगा तो पॉपुलेशन वगैरह ज्यादा आएगी। जैसे राजस्थान में आप बात करिए, इरिगेशन वगैरह आने लग गया है। झारखंड में मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज की हम बात करते हैं। हम पेनिनसुलर स्टेट्स मतलब जो नीचे हमारे स्टेट्स आते हैं वहां पर अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भाई देखते देखते नेटवर्क वगैरह, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत बढ़ गए। तो ये सारी चीजों के चक्कर में भी मॉडरेट टू हाई मतलब ठीक ठीक से लेकर ज्यादा तक पॉपुलेशन हमें देखने मिलती है। और रीजन यही है कि डेवलपमेंट है। तो पहले इतना नहीं था, यहाँ पर पहले इन एरियाज में इतनी कोई पॉपुलेशन नहीं थी, लेकिन डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है पॉपुलेशन को इंक्रीज करवाने में। फिर सोशियो इकोनॉमिक या फिर हिस्टोरिकल फैक्टर्स। तो देखिए भाई, अगर सेटल्ड एग्रीकल्चर बढ़ेगा, पहले लोग क्या करते थे, यहां खेती करी फिर कहीं और करी, लेकिन अब एक ही जगह पर करते हैं, सेटल्ड एग्रीकल्चर है, तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो इन चक्कर में भी फिर हमें ये देखने को मिलता है। फिर रिवर प्लेन्स की बात कर लीजिए, कोस्टल एरियाज की बात कर लीजिए, तो यहां पर ऑब्वियसली पानी है, क्रॉप्स वगैरह उग पा रहे हैं, लोग ज्यादा सेटल करेंगे। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि यहां पर हमें बहुत पहले से ही ज्यादा लोग देखने को मिलते हैं। फिर अर्बन सेंटर्स की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, यहाँ बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो यहाँ पर फिर इस चक्कर में भाई बहुत लोग आते हैं, है ना, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत हुआ है, तो रूरल अर्बन माइग्रेशन भी हुआ है, गांव में रहने वाले लोग भी काम वगैरह ढूंढने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन बनना बहुत जरूरी है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पर्संस पर यूनिट एरिया। किसी भी एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं वहां पर हमें कितने लोग देखने को मिल जाते हैं, मतलब अगर हम बोल रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हैं। मतलब अगर ये एक स्क्वायर किलोमीटर है, यहां से भी 1 किलोमीटर, यहां से भी एक, यहां से भी एक, यहां से भी एक, तो यहां पर फिर हमें कितने लोग देखने को मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी। तो हम देखते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल आपको समझ में आएगा, इससे क्या होता है, ह्यूमन लैंड का रिलेशनशिप हमें पता चलता है कि कितने लैंड में कितने लोग वगैरह हैं। 2011 में इंडिया की डेंसिटी एक एवरेज कितनी थी, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब पूरे इंडिया का एवरेज निकाला जाए तो पर स्क्वायर किलोमीटर में हमें इतने लोग देखने को मिलेंगे, 382, याद रखिएगा। लेकिन ये इंक्रीज हुआ है, पहले इतना नहीं था। 1951 में कितना था, सिर्फ 117, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती गई तो ऑटोमेटिकली हमारा ये भी बढ़ गया। लेकिन ये यहां पर ना हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डेंसिटी हर जगह रहेगी, अलग अलग स्पेस में अलग अलग जगह पर अलग अलग वेरिएशन है। जैसे लोएस्ट, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ 17 पर्सन निकलते हैं। लेकिन हाईएस्ट की बात करते हैं तो अगर हम हमारे बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, अगर आप होंगे तो आप रिलेट भी कर पाएंगे, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अगर हम अपने मेन रीजन की बात करते हैं इंडिया की, तो वहां कितना निकल के आ रहा है, 11,297। आप दिल्ली एनसीआर में कहीं भी चले जाइए, आप मेट्रो में बैठेंगे, आपको समझ में आ जाएगा वहां की पॉपुलेशन कितनी है। तो भाई पॉपुलेशन जगह जगह के हिसाब से बहुत बदल जाती है, कहीं 17 तो कहीं 11,000 से भी ज्यादा। फिर हाई डेंसिटी स्टेट्स, जहां पर हमें ज्यादा डेंसिटी देखने को मिलती है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में ज्यादा लोग देखने को मिलते हैं। बिहार में 1102, वेस्ट बंगाल में 1029,
उत्तर प्रदेश में 828। अब मत बोलना भैया इतना डेटा याद कैसे होगा, रिवाइज करोगे होने लग जाएगा, टेंशन मत लो। और पूरा डेटा याद ना भी हो तो हाईएस्ट और लोएस्ट ये दो तो बनना ही चाहिए, ठीक है। केरला 859, तमिलनाडु 555, ये पेनिनसुलर स्टेट्स में हमारे आते हैं। पेनिनसुला मतलब तो समझते ही होंगे, जो 3 जगहों से घिरा हुआ है पानी से, तो हमारे हम साउथ की बात कर रहे हैं। तो वहां पर केरला और तमिलनाडु का सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो उनकी डेंसिटी भी ज्यादा है, सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप को अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो, इन्हें हटाइए बाकी सबकी ज्यादा है। इसके बाद मॉडरेट मतलब ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, तो असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा। लो की बात करते हैं तो जितने भी हिल स्टेट्स हैं हमारे हिमालयन रीजन के या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं, सिर्फ असम को छोड़ के, क्योंकि वहां ज्यादा है, तो बाकी जगहों पर हमें लो डेंसिटी देखने को मिलती है। अच्छा, अब यार इसमें ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमें डेंसिटी नापने के अलग अलग तरीके अपनाना चाहिए और हम अपनाते भी हैं। रीजन ये है कि जो क्रूड यहां पर वर्ड यूज हो रहा है, क्रूड डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल तरीका जहां पर आप ये देख ही नहीं रहे कि पॉपुलेशन की एज क्या है, वो मेल है वो फीमेल है, उनकी कंडीशन क्या है, किस कैटेगरी में वो काम करते हैं, हमें इन चीजों से लेना देना नहीं है। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि हमको बता दीजिए कि इस एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो ये जानने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसको देखकर आप पॉलिसीज नहीं बना सकते, आप किसी भी कंट्री, स्टेट, एरिया की कंडीशन को नहीं समझ सकते। इसलिए हम अलग अलग तरीके भी अपनाते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया। जिस एरिया में आपने क्रॉप्स वगैरह उगाए हैं वो टोटल एरिया हो गया और टोटल पॉपुलेशन हो गई। तो इससे हमें मालूम चलता है कि हम सिर्फ उस लैंड का एवरेज ले रहे हैं जहां पर कल्टीवेशन वगैरह हुआ है या फ्यूचर में हो सकता है। फिर एग्रीकल्चरल डेंसिटी, भाई जितनी भी एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है, मतलब जो कल्टीवेटर्स हैं, लेबर्स हैं या फिर फैमिलीज हैं, उन्हें हम डिवाइड करते हैं नेट कल्टीवेबल एरिया में। इससे हमें इनके बारे में आइडिया लगता है कि कितने लोग हैं जो खेती किसानी के काम में इन्वॉल्व हैं, तो हमें उनका आइडिया लग पाता है। अब आपके एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो आना चाहिए, कि यहाँ पर नेट वर्ड यूज क्यों किया गया है। डबल काउंटिंग से बचने के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में 4 बार क्रॉप्स उगाए गए तो हम उसको 4 बार काउंट कर लेंगे, नहीं, सिर्फ एक बार काउंट करना है, जिससे हमें यह पता चले कि इंडिया में कितना लैंड है भाई जहां पर हम कल्टीवेट एटलीस्ट साल में एक बार तो करते ही है। तो इससे बहुत अच्छा हमें आइडिया लग जाता है हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर का। फिर ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, इसको देखते हैं कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या निकल कर आती है। तो ग्रोथ का यार बहुत सिंपल ही मतलब होता है, आप नाम से ही समझ जाओगे कि पॉपुलेशन में एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में क्या चेंज आया है। ग्रोथ पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। मान के चलिए आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा कि -4% हो गया, +10% हो गया, तो ग्रोथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाती है, ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है। तो दो टाइम पीरियड के बीच में क्या चेंज आया है उसको हम देखते हैं, और हम इसे परसेंटेज रेट में देखते हैं, तो उससे चीजें और हमें क्लियर होती हैं। ठीक है, अब इसमें कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या क्या हम काउंट करते हैं। एक तो नेचुरल ग्रोथ हो गया भाई, बर्थ डेथ नेचुरल चीजें, हम उसकी बात करते हैं। और दूसरी चीज निकल कर आती है इंड्यूस्ड ग्रोथ, मतलब माइग्रेशन वगैरह, लोग इधर से उधर जाकर सेटल होते हैं, तो उसको फिर हम अलग से काउंट करते हैं। इंडिया की अगर हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं 2011 की, तो उस समय एनुअल मतलब सालाना, ईयरली हमारी रेट कितनी थी, 1.64%। ठीक है, हमारी डिकेडल मतलब 10 सालों की जो ग्रोथ होती है और एनुअल जो साल भर की ग्रोथ होती है, वो रेट्स हमेशा से हाई ही रही हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, ये वेरी हाई हमें देखने को मिली है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। फिर हम देखेंगे कि इंडिया में अलग अलग फेजेस में हमें क्या देखने को मिला। डबलिंग टाइम का मतलब होता है कि आपकी अभी की जो एनुअल ग्रोथ रेट चल रही है, उसको देखते हुए आपको अपनी पॉपुलेशन को डबल करने में कितना टाइम लगेगा, कितने साल आपको लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। याद रखिए, आ जाता है कई बार बोर्ड एग्जाम में। वीडियो अभी तक देख रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट बातें। पहली, प्लीज कमेंट में लिख दीजिए बेस्ट वीडियो। एल्गोरिदम वीडियो को सपोर्ट करेगा, समझ जाएगा वीडियो में दम है, आगे पुश करेगा, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो लाइक करिए और कमेंट कर दीजिए बेस्ट वीडियो, इतनी सी रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, अगर आप ज्योग्राफी के प्रीमियम नोट्स परचेज करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सबके प्रीमियम नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारे टॉपिक्स हमें कवर करना है।
अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आता है, 4 फेजेस ऑफ ग्रोथ। 1901 से 2011 तक हमारे इंडिया में 4 फेजेस आए हैं ग्रोथ के, उनकी हम बात करेंगे। पहला फेज 01 से 21 का आता है, इसको हम स्टेशनरी या फिर स्टेगनेंट बोल सकते हैं। इस समय में कोई ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे थे, ग्रोथ रेट बहुत कम थी, बहुत ज्यादा कम थी, कई बार तो इवन नेगेटिव थी। 1911 से 21 में नेगेटिव हो गई थी। नेगेटिव मतलब पहले जितनी हो रही थी उससे कम। अब ऐसा कैसे हो गया, ग्रोथ रेट कम कैसे हो गई? कॉजेस निकल के आते हैं। पहला, बर्थ रेट तो हाई थे, बहुत बच्चे पैदा हो रहे थे, लेकिन डेथ रेट्स भी बहुत हाई थी। रीजन क्या है भाई? पुअर हेल्थ सर्विसेज, फैसिलिटीज वगैरह नहीं थी, इलिटरेसी थी, तो फैमिली प्लानिंग वगैरह भी नहीं थी, लोग गलत स्टेप ले लेते थे, मतलब हेल्थ वगैरह को लेकर कुछ भी आइडिया वगैरह नहीं रहता था। फिर फूड डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं था, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल थी। आप अपने दादा दादी जी से पूछिएगा कि उन लोग कितने भाई बहन थे या हैं, तो वो बोलेंगे कि बहुत सारे, और वो ये भी बताएंगे कि बहुत सारे भाई बहन तो पैदा होते ही खत्म हो गए। वो आपको ये सारी चीजें बताएंगे। वो आपको ये भी बताएंगे कि उनके समय में लोगों की एज ज्यादा नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? ये सारे रीजन निकल के आते हैं। तो इस चक्कर में नेगेटिव ग्रोथ भी हमें देखने को मिल गई थी। फेज 2 21 से लेकर 51 तक चला, यहाँ स्टडी ग्रोथ हमें देखने को मिली, मतलब एक सही लेवल पे एक कंसिस्टेंट ग्रोथ थी। क्या रीजन था भाई? मोर्टेलिटी रेट गिर गई, लोग थोड़ा सा मरना कम हो गए, क्योंकि इंप्रूव्ड हेल्थ, सैनिटेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सब सुधर गया। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आप देखते हैं राशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है भुखमरी मिटाने के लिए, तो ये चीजें, पहले बहुत भुखमरी थी, बेचारे लोग बहुत गरीब थे, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज वगैरह भी एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अब क्रूड बर्थ रेट की बात करते हैं, मतलब वही नॉर्मल बर्थ रेट, यहां पर हम कुछ जेंडर या किसी भी अलग चीज की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो तो हाई था। तो इस चक्कर में क्या हुआ, ग्रोथ रेट हमारी आगे बढ़ी, पिछले फेज से ज्यादा हमें देखने को मिली। क्यों ज्यादा थे भाई? लोग फैमिली प्लानिंग वगैरह इतनी नहीं करते थे। इसके बाद फेज 3 51 से 81 के बीच में आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जहां पर हमारी पॉपुलेशन इतनी फट गई कि भाई आज के समय अगर दो लवर्स को कोई जगह चाहिए जहां पर वो बैठ के 2 मिनट बात कर सके, आप रिलेट कर पा रहे होंगे, मैं तो नहीं कर पा रहा, बट हो सकता है आप रिलेट कर पा रहे हो। फेज 3 1951 से 81, भाई यहां पर जो हमारी एनुअल ग्रोथ रेट का एवरेज था वो 2.2% हो गया, बहुत ज्यादा होता है ना? क्या रीजन है भाई? लोग मरने कम लगे, मोर्टेलिटी रेट एकदम कम हो गई, फर्टिलिटी रेट बहुत बढ़ गई। मतलब इसका मतलब समझते हैं? इसका भी बहुत ही सिंपल मतलब होता है कि एक विमेन एवरेज अपनी लाइफ में कितने बर्थ दे रही है, मतलब जब से उनके पीरियड्स चालू हुए, जब से वो रिप्रोडक्टिव एज में आई, उससे लेकर जब तक उनका सीधे सीधे मोनोपॉज नहीं आ गया, तब तक वो कितना एवरेज हमारे नेशन में बर्थ दे रहे हैं, उसको हम हाई फर्टिलिटी रेट में बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय ज्यादा बर्थ हो रहे थे। तो फर्टिलिटी रेट का यही सिंपल सा मीनिंग है कि एक एवरेज वुमेन अपने पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में कितने बर्थ कर रही है। इसके बाद डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बहुत बढ़ने लगी, डेवलपमेंट होने लगा, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ऊपर से हमारी गवर्नमेंट एकदम क्लियर तरीके से प्लानिंग कर रही थी क्या होना है, कैसे होना है। तो इंडिपेंडेंस के बाद कंडीशन वगैरह बहुत इंप्रूव हो गई, है ना? इंटरनेशनल माइग्रेशन से भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन आया पॉपुलेशन में, क्योंकि हम इंड्यूस्ड उसकी भी बात करते हैं, लोग माइग्रेट वगैरह भी करने लग गए। तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह से लोग इंडिया में बहुत सारे हैं। बांग्लादेशी तो इतने रिफ्यूजी हैं इंडिया में कि पूछिए मत। फेज 4 पोस्ट 1981 से आज की बात करते हैं, तो स्लोइंग डाउन। जब एक कंट्री पढ़ लिख जाती है, थोड़ा अवेयर हो जाती है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल होने लग जाती है। ग्रोथ रेट आज भी हाई है, लेकिन धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले भाई क्रूड बर्थ रेट, नॉर्मल बर्थ रेट की बात कर रहे हैं, वो कम होने लग गई है। रीजन क्या है? लोग पढ़ लिख गए, अवेयर हो गए, फैमिली प्लानिंग करने लग गए। जो शादी की एवरेज एज है वो भी इंडिया में बदल गई है। पहले तो बाल विवाह हो जाते थे, अब 30 साल तक, 35 साल तक हम पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उसके बाद शादी होती है, उसी में आधी उम्र निकल जाती है, लिबिडो वगैरह सब खत्म हो जाता है बॉडी से। तो कहाँ के बच्चे, कहाँ का कुछ। माफ करिएगा, मैंने इतने सब्जेक्ट पढ़ा दिए ह्यूमैनिटीज के, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी या फिलोसफी, जाने क्या क्या, कि मैं हर सब्जेक्ट की बातें करने लग जाता हूँ। ये लिबिडो वगैरह आपका इसका नहीं है, बट ठीक है, आप लोग समझदार हैं। तो भाई ये सारी चीजें, फिर विमेन भी हमारी पढ़ लिख गई हैं, तो फिर जब वो पढ़ जाती है, लिख जाती है, वो भी समझती है भाई सारी चीजें। तो ऐसा नहीं है कि बाल विवाह हो गया फिर गलती हो गई, बच्चे हो गए, वैसा नहीं होता है। बहुत बहुत चीजें होती हैं, अब सब सोच समझ कर काम किया जाता है। इसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की पॉपुलेशन 2025 1350 मिलियन टच कर जाएगी।
मतलब अब आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलने वाली जहां पर आप चैन सुकून से बैठ सकते हैं। अच्छा, ग्रोथ में भी रीजनल वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। लो ग्रोथ स्टेट्स जैसे साउथ की बात करते हैं, केरला में बहुत कम है 9.4%, लोएस्ट है भाई, देख लीजिए, आ सकता है एग्जाम में। 1991 2001 की बात करते हैं तो वहां में बहुत कम देखने को मिला। फिर अगर हम कर्नाटका की बात करते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, गोवा की बात करते हैं तो इनका भी 20% को एक्सीड नहीं करा है। टाइमलाइन भी याद रखिएगा और स्टेट के नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। मतलब 1991 जब इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था इंडिया, उस समय भी 9.4% कर लेना बहुत बड़ी बात है। तो इसके बाद फिर अब आगे अगर हम बात करते हैं एवरेज ग्रोथ बेल्ट की, नॉर्थ और सेंट्रल में देखते हैं कहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो नॉर्थ और सेंट्रल उसमें गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, यहां सब जगहों पर एवरेज ग्रोथ रेट हमारी 20 से 25% ही थी। ये हम 1991 से 2001 वाले ही फेज की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने भाई मेंटेन करके रखा, यहां पर ग्रोथ रेट हमें ज्यादा ही देखने को मिल रही थी। फिर अगर रीसेंट ट्रेंड मतलब 2001 से 2011 की बात करते हैं तो वो हमारे स्टेट्स जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होल्ड करते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा कम कौन कर पाया, हमारा वहां पर सबसे कम किया महाराष्ट्र ने। कितना फॉल देखने को मिला, 6.7% का डिक्रीज देखने को मिला। और इन स्टेट्स में से ऐसा कौन सा स्टेट है जो ज्यादा कम नहीं कर पाया ग्रोथ को, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सिर्फ हमें 3.5% का ही डिक्रीज देखने को मिला है। लेकिन इसके बाद भी कुछ, जैसे कि तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करते हैं तो यहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है, ये नेगेटिव में नहीं गया, ठीक है, या थोड़ी ग्रोथ हुई है। अब एडोलेसेंट पॉपुलेशन की बात करते हैं, मतलब समझते हैं आप लोग, 10 से 19 साल के बच्चों की हम बात कर रहे हैं। ये कितनी पॉपुलेशन बनाते हैं इंडिया की, 20.9%। मेल जिसमें से 52.7 है, फीमेल 47.3 है, 2011 का डेटा है। तो 50-50 पकड़ लीजिए, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज्यादा चैलेंजेस, खतरनाक चैलेंजेस क्या है जिसके लोग शिकार हो सकते हैं, जिसके लिए लोग वल्नरेबल हैं। पहला तो इलिटरेसी, भाई फीमेल एजुकेशन की इंडिया में कमी है। फिर स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया जाता है, मेल न्यूट्रिशन, खाने वगैरह का नहीं मिलता है, मिनरल, विटामिन सब की कमी होती है, ये दिक्कत है, आपने देखा होगा। और इसके बाद हाई मैटरनल मोर्टिलिटी, मतलब माँ बनते समय या बनने के बाद डेथ हो जाती है, प्रेग्नेंट होने के टाइम, बर्थ देते टाइम, वो हम देखते हैं। और फिर हमारा ड्रग अब्यूज भी निकल कर आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रॉब्लमेटिक है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कि भाई सिर्फ बेचारे इतने इतने से बच्चे हैं, मतलब अगर आप नोटिस करोगे 10 से 19 साल वाले हैं और वहां पर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, इनफैक्ट हाई मैटरनल मोर्टिलिटी रेट तक यहाँ हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा नेशनल यूथ पॉलिसी, NYP 2014 में, ठीक है। इसका गोल ही यही है कि हमें इंडिया की यूथ को एम्पावर करना है। इसमें इन्होंने टारगेट अपनी पॉपुलेशन कौन सी रखी है, 15 to 29, कि 29 ईयर्स तक हम यूथ कंसिडर कर रहे हैं। इन सबको हमें बहुत आगे बढ़ाना है, इनके पोटेंशियल को रियलाइज करना है, इनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे हमें इंडिया को ग्लोबल प्रोमिनेंस, मतलब इंपॉर्टेंस मिल सके पूरे ग्लोबल लेवल पर। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। अब इसके बाद भाई नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 में, नाम से ही मालूम चल रहा है, एक ऐसा यूनाइटेड फ्रेमवर्क बनाया गया कि भाई हम कैसे क्या कर सकते हैं पूरे इंडिया में। तो बात वही है, स्किल ट्रेनिंग करवाना है ना, और देखना है कि भाई कॉमन जो स्टैंडर्ड है वो सबको मिले, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पीछे रह गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और साथ में हमें एम्प्लॉयमेंट के साथ स्किल्स को कनेक्ट करना है, मतलब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है, स्किल वगैरह डेवलप करना है। तो ये चीजें साथ में होंगी, आपकी स्किल डेवलप होगी, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो डेफिनेटली आपकी अच्छी जॉब वगैरह लगेगी। तो वो सारी चीजों पर फोकस किया जाता है। अब फिर बात करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन की। रूरल अर्बन पॉपुलेशन कितनी है भाई, हमारी जो रूरल, जो गांव में रहती है पॉपुलेशन, वो 68.8% है। ये 2011 का डेटा है। अच्छा, सबसे ज्यादा हाई रूरल शेयर कहां पर देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, यहां पर रूरल पॉपुलेशन का बहुत हाई परसेंटेज हमें देखने को मिलता है। लो कहां पर देखने को मिलता है, गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, ज्यादातर यूनियन टेरिटरीज हो गई, सिर्फ दादरा नगर हवेली को अगर हम एक्सक्लूड करते हैं, बाकी यूनियन टेरिटरीज हो गई, यहां पर हमें कम देखने को मिलती है रूरल पॉपुलेशन। विलेज की साइज की अगर बात करते हैं तो ये अलग अलग है भाई। कुछ विलेजेस तो ऐसे हैं जहां पर सिर्फ 200 पर्सन रहते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स या फिर रन ऑफ कच्छ की बात करते हैं। और कुछ विलेजेस तो केरला और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ऐसे भी हैं जहां विलेज में 17,000 लोग भी देखने को मिल जाते हैं।
आपने अपने शहर के आसपास भी ऐसे छोटे छोटे से विलेजेस देखे होंगे। आप अगर ट्रेन में सफर करते हैं, कार से सफर करते हैं, तो रास्ते में आपने देखा होगा सिर्फ कुछ मकान रहते हैं और वहां विलेज का नाम लिखा रहता है। अर्बन शहरी पॉपुलेशन की बात करते हैं 31.16%, बहुत कम है लेकिन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। क्या रीजन है अर्बनाइजेशन के? भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो रही है और रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, जिस चक्कर में यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है। फिर भाई जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत देखने को मिलती हैं, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, यहां पर माइग्रेशन बहुत होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। खास तौर पर फिर वो जो मेन ट्रांसपोर्ट के लिंक्स हैं, जहां से ट्रांसपोर्टेशन का पूरा काम वगैरह हो रहा है, इन एरियाज में भी पॉपुलेशन वगैरह हमें ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अर्बनाइजेशन वहां पर लो है भाई, जहां पर एग्रीकल्चर वगैरह भी बहुत कम होता है। रीजन क्या है? एग्रीकल्चर नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा, लोग और कोई काम नहीं कर पाएंगे, उसी में फंसे रह जाएंगे। तो जैसे मिडिल या फिर लोअर हमारे गंगा प्लेन्स हो गए, रिमोट दूर कहीं के इलाके हो गए, हिली ट्राइबल एरियाज हो गए, यहां पर हमें इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह भी ज्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत ही स्टेगनेंट ये एरियाज है। फिर लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है? भाषाई, भाषा के बेसिस पे क्या कंपोजिशन है इंडिया में। तो इंडिया में सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, हाईएस्ट परसेंटेज है। फिर छोटे छोटे ग्रुप है जो संस्कृत, बोडो, मणिपुर स्पीकर, मणिपुरी, ये लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू हमारा जो लिंग्विस्टिक सर्वे हुआ था इंडिया का, ग्रीसन ये उस समय के हेड थे, ये एक लिंग्विस्ट है, मतलब ये लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये ब्रिटिश के साथ काम करते थे, तो ये इसको लीड कर रहे थे। तो ये सर्वे जो हुआ था 1903 से 1928 में, यहां पर पता चला कि 179 लैंग्वेजेस और 544 डायलेक्ट्स हैं हमारी कंट्री में। लैंग्वेज का मतलब तो आप लोग समझते हैं, लेकिन डायलेक्ट्स मतलब क्या होता है? एक ही लैंग्वेज को बोलने के तरीके भी अलग अलग हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा एक अपनी लोकेलिटी का टच आ जाता है, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, बहुत कुछ चेंज हो जाता है, तो वो इसमें हम इंक्लूड करते हैं। 4 मेजर लैंग्वेज फैमिलीज हैं, आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, आप सोशियोलॉजी में भी इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। पहला क्या है भाई? इंडो यूरोपियन, मतलब आर्यन, 73% शेयर है। इसको हम कहाँ देखते हैं भाई? जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, यूपी, राजस्थान, बिहार, ये फैमिलीज हैं। इनके अंदर फिर अलग अलग छोटे मोटे लैंग्वेजेस बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन ये 4 फैमिली में हम डिवाइड करते हैं। नाम आपसे बनना चाहिए। इंडो यूरोपियन, जिसको हम आर्यन में बोलते हैं। फिर द्रविडियन, जिसको हम द्रविड़ बोलते हैं, 20% शेयर है इंडिया में इसका, है ना। कहां पर ज्यादा देखने को मिलता है? साउथ इंडिया में, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश। फिर ऑस्ट्रिक, जिसे हम निषाद भी बोलते हैं, ये 1.38% शेयर है। मुंडा, मोंखमेर ब्रांचेस, मतलब इसी के अंदर और भी मल्टीपल लैंग्वेज के ब्रांचेस है, जिसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। तो ये हमारा 1.38% शेयर रखता है। आपको सिर्फ नाम याद रखना है और ये याद रखना है कि इसका कितना परसेंटेज है ना। मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिर सीनो तिब्बतन, इसको हम किरात भी बोलते हैं, कितना शेयर है इसका? 0.8%। हिमालयन रीजन में, नॉर्थ ईस्ट, जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम में हमें देखने को मिलता है। तो इंडिया में भाषाओं की कमी नहीं है, फैमिलीज भी आप देख लीजिए 4 निकल कर आ रही है। ये फैमिलीज है, इनके अंदर बहुत सारे और ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। फिर रिलीजियस कंपोजिशन की अगर बात करते हैं, हिंदू मेजोरिटी में 79.8%, ठीक है। ये बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिर्फ कुछ ही ऐसे इलाके हैं जो बॉर्डर के पास है, जैसे इंडो बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एरिया हो गया, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कुछ हो गया, हिमालयन स्टेट्स का हो गया। सिर्फ यहीं पर थोड़े हिंदू हमें कम देखने को मिलते हैं, बाकी हर जगह पर हिंदू फैले हुए हैं। यहां पर भी है, लेकिन यहां हमें कम देखने को मिलते हैं। फिर मुस्लिम की बात करते हैं, तो जितने भी हमारे माइनॉरिटी ग्रुप है, उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, मतलब माइनॉरिटी, उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम की है। लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी है 14.2%, मतलब इन्हें हम माइनॉरिटी में कंसिडर करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा में कहां देखने को मिलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर हो गया, वेस्ट बंगाल के हिस्से हो गए, केरला हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, है ना। ये उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट हो गई, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं। उसके बाद दिल्ली हो गया, यहां पर हमें ये देखने को ज्यादा मिलते हैं। ये कश्मीर वैली में, लक्षद्वीप में मेजोरिटी बनाते हैं, वहां पर मतलब ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये भी याद रखिए, डेटा है, एक्सप्लेन करने का इतना कुछ नहीं है। फिर क्रिश्चियन की बात करते हैं, 2.3, ये भी माइनॉरिटी, ये भी माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी में सबसे बड़े। क्रिश्चियन कितने हैं? 2.3। ये रूरल एरियाज में हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलते हैं? हमारे वेस्टर्न कोस्ट में, जैसे गोवा, केरला हो गया, हिल स्टेट जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड हो गया। 1.7%, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैन सिर्फ 0.4%, बुद्धिस्ट सिर्फ 0.7%। जैन हमें ज्यादातर कहां देखने को मिलते हैं? जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के अर्बन एरियाज में,
बुद्धिस्ट वगैरह हमें ज्यादातर महाराष्ट्र, सिक्किम, लद्दाख और लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश में है जो यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, बस यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, आप जहां रहते हैं वहां आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल जाएंगे, लेकिन कहाँ ज्यादा रहते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ये जो लाहौल एंड स्पीति है ये हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर 2 वैलीज देखने को मिलती हैं, तो उसी को उस पे ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है। अब वर्किंग पॉपुलेशन कैटेगरीज भाई, मेन वर्कर्स वो लोग जो डायरेक्टली काम करते हैं एटलीस्ट साल में 183 डेज। ठीक है, कम से कम मिनिमम 183 डेज आपको साल में काम करना पड़ेगा, तब आप बोलोगे कि भाई आप मेन वर्कर कहलाते हो। मार्जिनल वर्कर कौन कहलाते हैं? जो 183 से कम डेज काम करते हैं, और नॉन वर्कर मतलब जो काम ही नहीं करते हैं। इन 3 कैटेगरी में हम डालते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी निकल के आती है। अब देखते हैं भाई वर्क पार्टिसिपेशन रेट, कितने लोग हैं जो वर्क करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं 2011 की, तो ओनली 39.8% इंडिया की पॉपुलेशन वर्कर है। जो लार्ज मेजोरिटी है, मतलब अप्रोक्स हमारी जो 60% मेजोरिटी है वो नॉन वर्कर की है। मतलब हमारी पॉपुलेशन बहुत ही डिपेंडेंट है। ऐसा क्यों है भाई? इंडिया में यंग पॉपुलेशन बहुत है जो अभी स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, फिर बुजुर्ग लोग हो गए तो इन लोग काम नहीं करेंगे, फिर इंडिया में पूरे फैमिली मेंबर भी काम नहीं करते हैं, तो ये सारे लोग डिपेंडेंट हैं। आप किसी ना किसी पर डिपेंडेंट हो, तो वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया की बहुत कम है। तो वही वर्किंग पॉपुलेशन रेट का वेरिएशन भी देखने को मिल जाता है। जैसे लक्षद्वीप में सिर्फ 29.1%, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 51.9% पॉपुलेशन वर्क करती है। हाई वर्कर शेयर कहां पर देखने को मिलता है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। ठीक है, अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो दादरा एंड नागर हवेली हो गया, दमन एंड दीव हो गया, यहां पर हमें हायर पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 2011 के सेंसस ने 4 कैटेगरीज में डाला हुआ था। कल्टीवेटर्स जो कल्टीवेशन का काम करते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो लेबर वगैरह का काम करते हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर, पोल्ट्री हो गया, कुछ भी जो मतलब एक हाउस होल्ड में आप जो काम कर सकते हो उसको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। आर्टिसन वगैरह का बहुत, पोल्ट्री वगैरह सब इंक्लूड कर सकते हो, और फिर बाकी जो वर्कर होते हैं उनमें। तो भाई प्राइमरी सेक्टर का डोमिनेशन इंडिया में देखने को मिलता है। हमारे इंडिया की 54.6% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कल्टीवेटर है या फिर एग्रीकल्चरल लेबर है, मतलब प्राइमरी सेक्टर में काम करती है। हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी सारे चैप्टर देख लिए है ना, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वाटरनरी वगैरह सब देखा हुआ है। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज कितनी है? सिर्फ 3.8% है। अदर वर्कर्स मतलब जो सेकेंडरी या फिर टर्चरी में काम करते हैं तो ये 41.6% है, ज्यादा है। अब ये सेक्टोरल हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है। पहले लोग एग्रीकल्चर वगैरह बहुत करते थे, लेकिन अभी डिक्लाइन हुआ है। 2001 में ये 58.2 था, 2011 में 50.46 हो गया है। बहुत कम नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि अब लोग फार्म से अलावा भी किसी काम पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। आपने देखा होगा आपकी फैमिली में पहले कोई खेती किसानी करता होगा, लेकिन अब लोग कुछ और काम करने लग गए। तो लोग धीरे धीरे अपने सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी वगैरह में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, नॉन फार्म सेक्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद जेंडर, भाई अगर हम मेल वर्कर की बात करते हैं तो वो हर एक इकोनॉमिक, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, वहां विमेन से ज्यादा है। विमेन को सीधा सीधा आउट नंबर कर लेते हैं। अब रीजनल ऑक्यूपेशन के कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे सबसे ज्यादा कल्टीवेटर्स हमें हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में देखने को मिलते हैं। हाई एग्रीकल्चरल लेबर वगैरह कहां देखने को मिलते हैं? बिहार, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, एमपी और छत्तीसगढ़ में। और बाकी वर्कर्स का हाई हमें कहां देखने को मिलता है? अर्बनाइज्ड एरिया में, दिल्ली और चंडीगढ़ में। तो डिपेंड करता है, कोई स्टेट ऐसा है जहां पर एग्रीकल्चर होता है तो वहां एग्रीकल्चर वाले ज्यादा मिलेंगे, कहीं अर्बनाइजेशन हो चुका है तो वहां बाकी काम करने वाले ज्यादा मिलेंगे। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये टॉपिक ऐसा है जो हमने बहुत बार सुना हुआ है और इंडिया के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंडिया में विमेन के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, पढ़ने का मौका नहीं मिला, जॉब करने का मौका नहीं मिला, बहुत दिक्कतें। हो सकता है हाई चांसेस है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी मदर भी एक होम मेकर होंगी, वो काम नहीं करती होंगी, लेकिन मे बी अगर आप एक अर्बन एरिया से आते हैं तो चीजें डिफरेंट हो सकती है। तो बात वही है भाई, आपको समझना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लोगों से छीन लेता है। विमेन को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, काम करने का मौका नहीं मिलता, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, और इस चक्कर में पता है एक चीज ये होती है कि डिग्निफाइड लाइफ में नहीं जी पाते वो। कई बार तो लो वेजेस वगैरह,
आपको एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप देखिएगा जो लेबर वगैरह काम करते हैं, कहीं पर भी कोई काम कर रहा हो, आप सैलरी पूछिएगा, वेजेस, फीमेल को कम मिलेंगे, मेल को ज्यादा मिलेंगे, जबकि काम हो सकता है सेम ही हो। कई बार ऐसा भी देखने को मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है स्किल ही नहीं है तो काम नहीं मिल रहा, तो फिर कम पैसे पे काम करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, लेकिन रीजन यही रहता है, डिस्क्रिमिनेशन। फिर भाई क्या होता है, डेवलपमेंट का रिस्क है। इंडिया में ऑलमोस्ट 50-50 है मेल फीमेल। तो अगर आप इंडिया की आधी पॉपुलेशन को एकदम एक प्रॉब्लम में डाल दोगे, उन्हें पढ़ने ही नहीं दोगे, डिस्क्रिमिनेशन ही करते रहोगे, तो ये किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के लिए चीज सही नहीं है। एक सीधे सीधे हैंडीकैप है ये। मतलब कुल मिला के आपकी आधी पॉपुलेशन है जो पढ़ी लिखी नहीं है, तो आपका देश कैसे चलेगा, आप सोसाइटी कैसे फॉर्म करेंगे। तो एनजेंडर्ड मतलब क्या होता है, किसी को जिंदगी देना आप बोल सकते हैं। तो अगर आप डेवलपमेंट को, ग्रोथ को जिंदगी नहीं देंगे, इस पर फोकस नहीं करेंगे, तो भाई ये इन डेंजर हो जाएगा, खतरे में चला जाएगा। तो पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या होता है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था नेशन वाइड एक सोशल कैंपेन था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को बचाना भी है और बेटी को पढ़ाना भी है ना। 22 जनवरी 2015 में हुआ और ये डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने का ये काम कर रहा है। और इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो दबा के व्हाट्सएप पर इसको शेयर करिए, कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्रीमियम नोट्स का लिंक भी आपको मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। ढेर सारा प्यार। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।